गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। आज हमारी वाक्य शुद्धि की पहली कक्षा है, इसलिए आप बताई हुई बातों को ध्यान से समझिए और सुनिए। वाक्य शुद्धि जो आपका टॉपिक है, वो नाम से आपको पता चल रहा है कि जब कभी आपके वाक्य में कोई अशुद्धि होती है तो उसे हम शुद्ध करते हैं। ये कहलाता है आपका वाक्य शुद्धि। परिभाषा है, वाक्य को व्याकरण के नियम के अनुसार शुद्ध करना ही वाक्य अशुद्धि शोधन कहलाता है। अब जब आपका वाक्य कोई अशुद्ध है, उसमें अगर हम शोधन करते हैं, यानी उसमें हम सुधार करते हैं, उसमें हम उसे ठीक करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो वो कहलाता है आपका वाक्य शुद्धि शोधन। क्योंकि हम अशुद्ध वाक्य को तो शोधन करते हैं ना, ताकि वो बन सके आपका कैसा वाक्य, शुद्ध वाक्य। उदाहरण के लिए आपका ये अशुद्ध रूप है वाक्य का, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। तो ये वाक्य आपका सुनने में अटपटा सा लग रहा है आपको, मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा। यहाँ पे हमें भाव भी नहीं प्रकट हो रहा है कि हम क्या कह रहे हैं। शुद्ध जब हमने इसको किया वाक्य को, तो आपका वाक्य बना, मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी। ये बिल्कुल सही लग रहा है ना। तो यहाँ पे जो आपका सर्वनाम संबंधी दोष था, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी, वो कैसी थी, तुम्हारा, या उसका बदला हुआ यहाँ पे रूप है तुम्हारी। तो तुम्हारी लगाने से, सर्वनाम तुम्हारी करने पर आपका जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसे कहते हैं हम वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। आपके जो वाक्य होते हैं उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, हम उनको एक एक करके जानेंगे। अब व्याकरण के नियम का प्रयोग करते हुए वाक्य संरचना में दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वो कौन सी दो बातें हैं? पहला, वाक्य में प्रयुक्त पद अपने निश्चित स्थान पर ही प्रयोग किए जाने चाहिए। यानी कि जो आपका पद है, जहाँ पर उसका जो अशुद्धि हुई वहाँ पे उसका करेक्शन होना चाहिए, यानी शुद्ध वहीं पे होना चाहिए, उसका निश्चित स्थान होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पदों का परस्पर संबंध स्पष्ट करना, अर्थात अन्वयति पर ध्यान देना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त पद, जब आपकी मतलब कि बहुत सारे पद मिलके वाक्य बनते हैं, तो उन पदों का परस्पर संबंध स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि जो आपके शब्द हैं वो आपस में जुड़े होने चाहिए, तभी आपका एक पूरा वाक्य बन सकता है, भावपूर्ण वाक्य। आज हम जानेंगे वाक्यों में अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। वर्तनी संबंधी अशुद्धि, शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि, लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरावृत्ति की अशुद्धि, विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ और क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, कारक संबंधी अशुद्धियाँ। ये बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से आपके जो वाक्य हैं उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं और उसे हमें शुद्ध करना होता है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे, जिसके कारण आपका वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। पहला है आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धि। क्या होता है ये? वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द से संबंधित अशुद्धियाँ होती हैं। जब आप वाक्य में कोई शब्द अशुद्ध लिख देते हैं तो उस वाक्य में वर्तनी संबंधी अशुद्धि हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरा कोई वाक्य है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, तो अगर आपने वाक्य में आशीर्वाद ऐसे लिख दिया और उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो वर्तनी संबंधित दोष आ जाएगा, यानी कि मात्राओं की गलती हो जाएंगी, है ना। तो ये कहलाएगा आपका वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। आशीर्वाद मात्रा गलत है, आशीर्वाद ये भी मात्रा गलत है, वह इसका शुद्ध रूप होगा ये आशीर्वाद। व के ऊपर र आता है। उज्ज्वल ये गलत है, उज्ज्वल ये भी गलत है, जबकि आपका 2 बार आधा जो आता है उज्ज्वल, ठीक है। कवित्री
ये भी गलत। कवियत्री गलत। कवियत्री ये सही है। ऐतिहासिक गलत। ऐतिहासिक गलत। ऐतिहासिक सही। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि का अर्थ है कि जब आपकी किसी शब्द में मात्राओं की गलती हो जाए और उसको हम शुद्ध करें तो वो कहलाती है आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है। दूसरा है आपका शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि। कभी कभी वाक्य में सही शब्दों की जगह उन्हीं के सादृश्य लगाने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाते हैं, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ ही बदल जाता है और उस वाक्य में शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। यहाँ देखिए आपका अशुद्ध वाक्य, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब ये जो ग्रह है, वहाँ पे आपका जो ग्रह है वो नक्षत्र वाला ग्रह है, और जबकि आपका शुद्ध रूप क्या होना चाहिए, मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। दोनों शब्द आपके बोलने में एक जैसे हैं, पर इनको हम जब लिखते हैं तो एक दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक ग्रह है आपका नक्षत्र वाला और एक ग्रह है आपका घर वाला, यानी होमवर्क। ठीक है। अशुद्धि आपकी, तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, तो ये आपका शुद्ध है बेफिजूल। फिजूल है तभी तो बेफिजूल है, यानी कि बेफिजूल और फिजूल का दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि फिजूल है तो उसका तो वैसे ही वो काम का नहीं है, तो उसमें बे लगाने की आवश्यकता नहीं थी। शुद्ध रूप होना चाहिए आपका, तुम हमेशा फिजूल की बातें करते हो। ये आपका वाक्य शुद्ध है शब्द अर्थ प्रयोग की दृष्टि से। तीसरा है आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। कभी कभी वाक्य में लिंग संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, ये वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ कहलाती हैं। आपका जो अशुद्ध रूप है वो है आज तुमने नया पोशाक पहना है। आज तुमने नया पोशाक पहना है गलत है। क्या गलत है इसमें, लिंग का। शुद्ध रूप होगा आपका आज तुमने नई पोशाक पहनी है। एक तो नया की जगह नई हो जाएगा, पहना की जगह पहनी हो जाएगा, क्योंकि पोशाक आपका पहनी है। लिंग परिवर्तन के अनुसार ही आपका वाक्य भी बदलेगा। अशुद्ध रूप है मुझे तुम्हारा बातें सुनना पड़ा, तो शुद्ध रूप है मुझे तुम्हारी बातें सुननी पड़ी, है ना। अब चाहे तो आप इसको सर्वनाम के तौर पे देख लीजिए या फिर आप इसको लिंग के तौर पे देख लीजिए, पर तुम्हारा से यहाँ पे आपका तुम्हारी यानी लिंग परिवर्तन हुआ, तो जाके आपका ये जो वाक्य है शुद्ध हुआ है। तीसरा वाक्य है अशुद्ध रूप में कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। गलत है ये। कल मैंने नई पुस्तक खरीदी, फिर से वही बात, नया की जगह नई और खरीदा की जगह खरीदी, क्योंकि पुस्तक को हम खरीदी में गिनेंगे। चौथा है आपका वचन संबंधी अशुद्धि। कभी कभी देखा गया है कि वाक्य में वचन संबंधी गलत प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें वाक्य की वचन संबंधी अशुद्धि कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में अनेकों राज्य हैं। जब भारत में अनेकों का क्या मतलब, अनेकों, हम इसको बहुवचन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये गलत है। वचन हम बना रहे हैं, इसको बहुवचन में बना रहे हैं, पर आपका अनेकों नहीं होकर के अनेक रहेगा। भारत में अनेक राज्य हैं। अनेक शब्द भी हमें बहुवचन का बोध कराता है, अनेकों कोई शब्द नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका अनेकों की वजह से आपके वाक्य में दोष था। तो फिर अगला आपका वाक्य लिखा हुआ है प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं, देते, यहाँ पे हमने देते करते ही वचन परिवर्तन कर दिया, बल्कि यहाँ पे प्रत्येक को लेकर के बात हो रही है, तो प्रत्येक का अर्थ केवल एक वचन से होता है। देते तो बहुवचन को बोध कराता है, तो वाक्य शुद्ध होना चाहिए आपका प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता है। तीसरा है इस समय 4 बजा है, तो सही होना चाहिए आपका इस समय 4 बजे हैं। पांचवा भाग पद क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। वाक्य में व्याकरण के अनुसार
पदों का क्रमबद्ध होना बहुत अधिक आवश्यक है। पदों के उचित क्रम में ना होने पर उसके भाव का अर्थ में अस्पष्टता नहीं रहती है और उसके वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धि बनी रहती है। उदाहरण के लिए देखिए, जाता वह बाजार है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या बात बोली जा रही है, पर जब आपका वाक्य शुद्ध होगा तो आपका इस तरह होगा कि वह बाजार जाता है। खाता है मोहन खाना, तो शुद्ध होना चाहिए मोहन खाना खाता है। ठीक है, यानी जो आपके पद है, यानी जो आपका मेन शब्द है वो उलट पुलट हो जाए, इधर के उधर चले जाए, तो आपका वाक्य का भाव प्रकट नहीं होता। इसलिए उनका क्रमबद्ध ऑर्डर में होना जरूरी है। गाय का ताकतवर दूध होता है, तो शुद्ध होना चाहिए गाय का दूध ताकतवर होता है। तीसरा है आपका ध्यान पूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए, तो शुद्ध होना चाहिए आपका विद्यार्थियों को ध्यान पूर्वक पढ़ाई करनी चाहिए। छठा भेद है आपका पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ। एक ही वाक्य में जब एक ही अर्थ भाव को प्रकट करने वाले दो शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वो वाक्य आपका अशुद्ध हो जाता है। जैसे कि जयपुर में कई दार्शनिक स्थल देखने योग्य हैं। अब इस वाक्य में दार्शनिक और इस देखने योग्य दोनों का मतलब और दोनों का भाव अर्थ एक ही निकलता है, इसलिए आपका यहाँ पे देखने योग्य नहीं आएगा, क्योंकि दार्शनिक का अर्थ ही होता है देखने योग्य। तो सही आपका वाक्य होगा जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। दूसरा है आपका कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, तो यहाँ पे आपका शुद्ध होगा आप मेरे घर आने की कृपा करें। ठीक है। तीसरा है आपका प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आपका शुद्ध रूप होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण का मतलब ही है जो दूसरों का भला करे। ठीक है। अगला है आपका विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है, जिसके कारण वाक्य को समझने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। ये वाक्य की विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ कही जाती है। जैसे कि आपका वाक्य में है गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है, तो आपका जो भाव है वो भी प्रकट नहीं हो पा रहा। विराम चिन्ह का हमें कब कहाँ पर प्रयोग करना है, वो वाक्य में उतार चढ़ाव का कार्य भी करता है। अब अगर इसको शुद्ध रूप में बोले तो आपका वाक्य बनेगा गुरुदेव, यह तो सरासर अन्याय है। यानी आपका जब गुरुदेव हमने बोला तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना है, ठहराव लाना है, और ये जो चिन्ह है वो कहलाता है आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह। अगला है वह काव्य संग्रह है जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। यहाँ पे आपका जो कुछ ठहराव नहीं है वाक्य में, पूरा एक ही वाक्य है, जिस वजह से आपको भाव प्रकट नहीं हो रहा, पर इसका शुद्ध वाक्य रूप होना चाहिए वह काव्य संग्रह है जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपका अल्प विराम आया, फिर आपका अर्ध विराम आया, और फिर अंत में पूर्ण विराम, यानी हमारी बात पूरी हो चुकी है। ठीक है। अगला है आपका यह पुस्तक आपको कहाँ मिली। यहाँ पे जब कहाँ शब्द आया है और जब कुछ बात पूछी जा रही है तो अंत में आना चाहिए आपका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये आपका है यह पुस्तक आपको कहाँ मिली, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, आपका ये वाक्य का शुद्ध रूप है। आठवां भेद है संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। संज्ञा पद के प्रयोग में प्राय दो प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। पहला अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग और दूसरा अनुपयुक्त संज्ञा शब्दों का प्रयोग। तो पहला हम पढ़ेंगे और समझेंगे अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। इसकी परिभाषा है ऐसे संज्ञा पद जिनकी आवश्यकता ना हो पर उनका प्रयोग किया जाए तो वह अनावश्यक पदों की अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। तो यहाँ पे मंगलवार से आपको दिन का पता चल रहा है, यहाँ पे आपको दिन फिर से लगाने की जरूरत नहीं थी। तो शुद्ध रूप आपका होगा मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। मंगलवार यानी कि मंगलवार के दिन से ही बोध होता है इसका। अशुद्ध रूप है अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। सही आपका अब विंध्याचल हरा भरा हो गया।
विंध्याचल सबको पता है कि एक पर्वत का नाम है, ठीक है। विंध्याचल जैसे पर्वत और नहीं है, या विंध्याचल नाम के और पर्वत नहीं है, इसलिए यहाँ पे जिसकी बात हो रही है वहाँ पे सीधी बात होगी, क्योंकि ये पर्वत के लिए ही शब्द यूज हुआ है, सबको पता है। अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग किस प्रकार होता है? ऐसे संज्ञा पदों का प्रयोग जो उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त अर्थात गलत हो, उनके प्रयोग के कारण वाक्य में अनुपयुक्त संज्ञा पदों की अशुद्धि हो जाती है। उदाहरण, दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। अभी आपका वाक्य तो आपको सही लग रहा होगा, पर बाढ़ शब्द आपका इस वाक्य के अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि गोलियों की बौछार होती है, बाढ़ नहीं होती। तो सही आपका वाक्य होगा, दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। दूसरा है आपका, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। समस्या का समाधान होता है, प्रश्न का तो उत्तर होता है, इसलिए जो आपका उत्तर है वो सही होगा कि आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि समस्या के लिए समाधान यूज होता है ना। तीसरा है, हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। तो आपका शुद्ध बनेगा, हमारे देश के लोग मेहनती हैं, ठीक है। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये समझाया हुआ समझ आया होगा। तो ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। कुछ प्रश्न हैं वो आपको अशुद्ध रूप में दिए गए हैं, आपको उनका शुद्ध रूप यहाँ लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है, इसको पढ़ना है और याद करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे बाकी अन्य भेदों के साथ, और बाकी अन्य प्रकार की जो अशुद्धियाँ हैं वो भी जानेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद।